नमस्कार, हाजिर हूं मैं दीपिका प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो महाबहस लेकर। बसपा प्रमुख ने कहा, हम तो बहुत पहले से इसकी मांग कर रहे थे। रामविलास पासवान ने कहा कि हमारी पार्टी तो जब से बनी है तभी से मांग कर रही है। इधर सपाई खेमे का ताव ये कि ओबीसी भी हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए। दरअसल सियासी दलों का ये दंगल उस फैसले के बाद शुरू हुआ है जिसमें केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण का ऐलान किया है। अब इसके लिए संविधान संशोधन बिल भी लाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर तमाम हालात के मद्देनजर मोदी के दाव को समझने की हम कोशिश करेंगे। 24वां संशोधन विधेयक 2019 पुरस्कृत करता हूं। कहते हैं दूध का चला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। 5 राज्यों में सवर्णों की नाराजगी का नजारा देख चुकी बीजेपी ने 2019 की बिसात पर एक बड़ा दांव खेला है। हर धर्म के सामान्य गरीबों के लिए असामान्य ऐलान ये कि अब उनको भी आरक्षण के आगोश में लाया जाएगा। आरक्षण का प्रावधान ऐसे वर्गों के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्मावलंबी के हों, जो वर्तमान में एससी, एसटी, ओबीसी की आरक्षण व्यवस्था से बाहर हैं, अर्थात आज की तारीख में वो अनारक्षित वर्ग में माने जाते हैं। ऐसे सब लोगों को मिलेगा 8 लाख की सालाना आमदनी, 5 एकड़ खेत और तय वर्ग गज के घर मकान वाले सामान्य गरीबों को 10% आरक्षण के मसौदे पर कैबिनेट की मुहर के बाद लोकसभा के पटल पर रखे गए इस बिल को लेकर विपक्ष कुछ विरोध तो नहीं कर रहा, लेकिन किंतु परंतु में भी कमी नहीं है। सामान्य गरीबों के लिए आरक्षण पर समर्थन तो है, लेकिन शर्तों के साथ। 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले का बीएसपी स्वागत करती है। लोकसभा चुनाव होने से ठीक पहले लिया गया इनका ये फैसला हमें वास्तव में सही नीयत से लिया गया फैसला नहीं लगता है। पार्टी उसका समर्थन करेगी। बैकवर्ड क्लास के लिए 54% की मांग करेगी, क्योंकि 50% का बैरियर खत्म हो गया। गरीबों के हक में उठाए गए हर कदम का हम समर्थन करेंगे, पर देश के युवाओं की ओर से ये सवाल अवश्य पूछेंगे, रोजगार में आरक्षण तो दीजिए, पर रोजगार कब देंगे? मूलभूत सवाल ये है। 49.5% से बढ़कर 59.5% हो रहे आरक्षण कोटे, और इसके आधार में संविधान और सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर कई अड़चने हैं। लिहाजा सरकार की सौगात को विपक्षी जहां शिगुफा बता रहे, तो वहीं बीजेपी इस 10% आरक्षण की पैमाइश 56 इंच में कर रही है। नरेंद्र मोदी का ही ये 56 इंच का सीना, यही दिखाया नरेंद्र मोदी ने कि 56 इंच का सीना माने क्या, जीवट क्या होता है। बहरहाल 2019 के चुनाव की चौहद्दी पर सामान्य गरीबों को आरक्षण की सौगात देना पीएम मोदी का ये वो मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा, जो चल गया तो विपक्ष की सारी चालों को चित कर देगा। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई आसान हो पाएगा आरक्षण पर आगे का रण? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये शो बेहद खास है, चूंकि आपकी राय हम इस शो में शामिल करते हैं। तो आज महाबहस में सवाल है, गरीबों को आरक्षण क्या मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक दिलाएगा 2019 में सत्ता? आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। गरीबों को आरक्षण क्या मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक दिलाएगा 2019 में सत्ता? @महाबहस के जरिए आप ट्वीट कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ, एग्जीक्यूटिव एडिटर, साथ ही हैं शलभमणि त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता एसपी, अवधेश वर्मा, दलित चिंतक, प्रखर प्रताप, प्रवक्ता जनसत्ता पार्टी। अमिताभ जी, क्या लगता है, क्या 3 राज्यों में सत्ता होने के बाद ये चुनावी स्टंट है? क्या माने? नहीं, देखिए, मैं इस तरह की फ्रिजोलॉजी के कभी पक्ष में नहीं रहा।
राजनीतिक दल ही सरकार बनाता है और स्वाभाविक है वो अगले चुनाव को नजर में रख के ही निर्णय करेगा। कोई राजनीतिक दल हो जो सत्ता में होगा, ये संतत्व का काम नहीं है ना। कोई संन्यास थोड़ी न लेता है राजनीति में। विषय मुझे लगता है वो महत्वपूर्ण नहीं कि चुनाव की बेला है या नहीं है। मुझे लगता है कि बहस इस बात पर केंद्रित होनी चाहिए देश भर में कि यह कदम क्या गैर आरक्षित, आज की तारीख में जो गैर आरक्षित वर्ग है उसका जो गरीब तबका है, क्या उसके जीवन स्तर में कुछ बेहतरी लाएगा? एक दूसरा प्रश्न जो मैं इस बहस में रखना चाहता हूं कि जिस स्वरूप में आज यह विधेयक लोकसभा में आया है, क्या यह अगर इसी स्वरूप में संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाए 2/3 बहुमत के बाद, तो क्या यह सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा में यथावत रहेगा? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। वहां फिर सारी प्रक्रिया ही या तो पास होगी एक झटके में या फेल होगी। आरक्षण को लेके ऐसे कई दृष्टांत हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि क्या भारत में इस कदम के जरिए आर्थिक आधार पर आरक्षण, ये जो एक बुनियादी मांग रही है एक बड़े हिस्से की आबादी के, उसकी ओर एक कदम, पहला कदम बढ़ाया है कि कालांतर में धीरे 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 शनई एक ऐसा वक्त आए, आज आए चाहे 20 साल बाद आए, जिस भारत में आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति हो। क्या ऐसी स्थिति है? मुझे लगता है ये 3 बुनियादी सवाल हैं। चुनाव में लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, ये बहुत बड़े विषय नहीं। स्वाभाविक है चुनाव में इनकी समीक्षा होगी, राजनीति में इनकी समीक्षा होगी, लेकिन देश के भविष्य के संदर्भ में ये विषय बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखते। देश के मुस्तकबिल, मुल्क के मुस्तकबिल के संदर्भ में जो विषय महत्वपूर्ण है वो ये है। मैं बहुत लंबी भूमिका नहीं इस पर रखना चाहता। कल से ये मुद्दा जेरे बहस है, सड़क से, चौराहे से, खेत से, खलियान से लेके और संसद तक 2 दिन से इस पर चर्चा हो रही है। मैं सबसे पहले अवधेश वर्मा से बात शुरू करूंगा। अवधेश वर्मा, संक्षेप में ये बताइए, इस कदम से आपको कोई समस्या, आपको कोई तकलीफ? देखिए अमिताभ जी, इस कदम से हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस कदम का हमको कोई भी विरोध नहीं है। और गरीबों को जिस कैटेगरी में भी ये 10% आरक्षण देना चाहते हैं बिल्कुल दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अमिताभ जी, एक बात अभी आपने जो 3 बात कही कि 3 सवाल जो सबसे बड़े उत्पन्न होंगे, सबसे पहले मैं उन एक सवाल पे आना चाहूंगा। अभी मैंने देखा था अरुण जेटली साहब ने कहा कि जो इंदिरा साहनी की केस में जातिगत आरक्षण पर 50% की जो सीमा थी, ये दूसरा आर्थिक आधार पर आरक्षण है तो ये उसमें जोड़ा न जाए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये 15(4) और 16(4) में ही अमेंडमेंट हो रहा है। उनके तर्क बिल्कुल हम मानने को तैयार नहीं है, उसी में अमेंडमेंट हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जब संवैधानिक समीक्षा होगी तो ये बात आएगी। और दूसरा अमिताभ जी, एक बहुत बड़ा सवाल जो अब उठने वाला है कि आपने वो बैरियर हटा दिया 50% का। निश्चित तौर पर अब ये मांग उठेगी कि भाई बैकवर्ड जो है, जो 54% है वो 27% पा रहा है, उसका भी आरक्षण बढ़ाया जाए। और जातिगत जनगणना जो बहुत दिन से लंबित है, उसका खुलासा किया जाए, कौन जातियां कितने % है। क्योंकि लगातार ये बात उठ रही कि अब शेड्यूल कास्ट के लोग भी 25% हो गए हैं, जातिगत जनगणना इसलिए दबाई जा रही है। तो सब मिला के उसी तरफ जा रहा है जो आपने कहा, आर्थिक आधार पर। और एक संविधान में जो अब अगर ये संशोधन पास होता है तो अब संविधान में 2 पहलू आ गया, एक जातिगत आधार पर आरक्षण की व्यवस्था और दूसरा जो आज ये पास होने जा रहा है आर्थिक आधार पे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से अपने एजेंडे पे काम कर रही थी कि आर्थिक आधार की तरफ बढ़ना चाहिए, वो उधर बढ़ रही है। लेकिन इससे एक चीज अमिताभ, ये चीज आप समझिए, चुनाव के परिदृश्य से निश्चित तौर पर ये 85-15 की लड़ाई होने जा रही है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। चुनाव में जो होगा बाद में देखेगा, भी तो बहुत बार डिबेट करेंगे चुनाव तक। मैं अवधेश जी को सुन के दो बातें साफ कर दूं ताकि अगले मेहमानों तक जब मैं जाऊं तो तथ्य दुरुस्त रहें। तथ्यों में जब शेड्स आ जाते हैं तो बहस डाइल्यूट हो जाती है। एक चीज, इंदिरा सहानी मामले में भारत की सबसे बड़ी अदालत ने 50% का जो कैप लगाया था आरक्षण में, वह 2 आधारों पर दिए जाने वाले आरक्षण पर लगाया था। सामाजिक पिछड़ापन, जिसमें SC ST को मिला आरक्षण संविधान के वक्त, और जब विश्वनाथ प्रताप के समय जब पिछड़ों को मिला OBC, तो उनको कहा गया शैक्षणिक पिछड़ापन। 2 आधारों पर मिले आरक्षण के लिए 50% की बात थी। एक वो फैसला मैंने भी पढ़ा, केवल अरुण जेटली और राहुल गांधी का ही मसला नहीं, देश में और भी लोग लिखते पढ़ते हैं, जानते हैं चीजों को। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, उस फैसले को ही आधार माना जाएगा। सबसे बड़ा फैसला वही है, 9 सदस्यीय संविधान पीठ का फैसला था, उससे बड़ी बेंच बनती नहीं सुप्रीम कोर्ट में कभी, यानी सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च बेंच। एक दूसरी बात उसमें और भी थी, सरकार आरक्षण का कोई और नया आधार नहीं क्रिएट कर सकती संविधान में संशोधन करके, इस पर रोक नहीं थी, इस पर रोक नहीं थी। जितने आरक्षण के प्रयास राज्यों के या नरसिंहराव जी के समय के अदालतों ने क्वेश किए, वो इसलिए किए क्योंकि संविधान में नए आधार को खोज संशोधित करके दर्ज नहीं कराया गया। जितना मैं समझा लीगल प्रोसेस, मुझे लगता है वो चीज भी रहनी चाहिए। प्रखर प्रताप, आपकी पार्टी जी गैर आरक्षित वर्ग के लिए उसने अपना कुछ बड़ा क्रांतिकारी से एजेंडा रखा था। ये कदम जी जो अब आज लोकसभा में है पटल पर बिल, वो आप लोगों को लग रहा है कि अब ठीक है, ये कम से कम जो गैर आरक्षित वर्ग है उसके लिए चलो कुछ एक बड़ी पहल हुई? जी देखिए, हम ये कहना चाहेंगे, हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि जो भी दलित हो, जो भी पिछड़ा हो, चाहे वो किसी धर्म किसी जाति का हो, उसको इसका लाभ, तो लोग इस क्राइटेरिया में इसका लाभ, आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, कृपया उसको वो छोड़ दें। आज देखिए, सरकार ने एक चीज तो मान ली है कि जनरल कैटेगरी में भी पिछड़े लोग हैं, तो फिर जब ये मान लिए हैं कि पिछड़े लोग जनरल कैटेगरी में, नॉन SC वर्ग में पिछड़े लोग हैं, तो उनके फिर मुआवजे की जो, ऐसे इन्होंने कुछ दिन पहले मुआवजे की पॉलिसी बनाई कि नॉन SC वर्ग को इतना मुआवजा मिलेगा और SC ST वर्ग को इतना मुआवजा मिलेगा, तो ये डिस्पैरिटी क्यों? आप अगर कहते हैं कि स्टूडेंट अगर UPSC का एग्जाम देगा तो उसको 32 साल की उम्र कर रखी है, बाकी सबके लिए और उम्र का क्राइटेरिया अलग है, तो ये डिस्पैरिटी क्यों? आपने कहा कि SC ST एक्ट लगता है, जब आप मान रहे हैं कि दूसरे नॉन SC वर्ग में भी पिछड़े लोग हैं, शोषित लोग हैं, तो आप फिर बिना इन्वेस्टिगेशन के उनको जेल में क्यों डाल दे रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान क्यों हटा दिया आपने? तो ये सरकार को हर तरीके से अगर सोचना है तो बिल्कुल क्लियर थॉट्स रखने पड़ेंगे हर मुद्दे पर। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। शलभ मणि जी, मैं दोनों विरोधी पक्ष के मित्रों के पास बाद में जाऊंगा, पहले सरकार को बीच में लाऊं, फिर सुरेंद्र जी के और अनुराग जी के पास जाऊंगा। मेरे 2 सवाल है, बाकी सब कथा कहानी पार्लियामेंट से लेकर सब जगह चली रही है, चौराहे तक पूरा देश ही बोल रहा है इस मसले पर। मेरी दो क्वेरी हैं जो मैं चाहता हूं मुझे समझ आए, ताकि इस मंच के माध्यम से जनता तक बात पहुंचे। एक क्वेरी, अभी तक गवर्नमेंट सोर्सेज ने जो इंडिकेशन दिया है, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो ये कहा है कि 8 लाख रुपए सालाना आए या उससे कम, ठीक, इसका आधार होगा, 3 आधारों में से एक आधार ये होगा, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं, जब 8 लाख रुपए या उससे कम वाले को हम संवैधानिक तौर पर गरीब मानेंगे, आर्थिक तौर पर दुर्बल, संविधान लिखेगा आर्थिक तौर पर दुर्बल, तो वो क्या वह इनकम टैक्स की मौजूदा लिमिट से फिर एग्जम्प्ट करना होगा उसको? क्योंकि जो आर्थिक तौर पर दुर्बल है, जिसको सहारा देने के लिए आरक्षण ला रहे हैं, वो इनकम टैक्स में जेटली जी को कैसे रिटर्न भरेगा? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भारत में दो आरक्षण अभी चल रहे, एक
SC/ST, दूसरा OBC। दोनों जाति आधारित आरक्षण हैं। जाति जीवन भर क्या पीढ़ियों नहीं बदल सकती, यावत जीवन नहीं बदल सकती, ठीक। इसलिए वो उसका बेस एक ही रहता है। जैसे ही आप आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन करोगे, अमिताभ अग्निहोत्री की आज आर्थिक स्थिति अच्छी है, कल खराब हो गई, परसों फिर अच्छी हो गई। ये जो फ्लक्चुएशन आएगा लगातार, इसको कैसे एड्रेस करेगी सरकार? एक व्यक्ति 2 साल संपन्न रहा, 3 साल गरीब रहा, फिर अच्छे दिन आए आपके नारे के अनुसार, और फिर वो संपन्न हो गया, तो उसका इंक्लूजन डिवीजन लगातार होगा। शलभ जी। नहीं, पहली बात तो अमिताभ जी, आपने जो इनकम टैक्स की बात की, तो ये आपकी जानकारी में भी है कि जो 2.5 लाख रुपए जिनकी सालाना इनकम है, या 5 लाख रुपए जिनकी सालाना इनकम है, वो 50 लाख सालाना इनकम जितना टैक्स नहीं भरते हैं। एक टैक्स का सिस्टम बना हुआ है। और दूसरी बात ये कि टैक्स और आरक्षण एक दोनों अलग अलग विषय हैं। आपका जो दूसरा विषय था कि अगर किसी कोई गरीब होता गया, अलग नहीं है भाई, मुझे लगता है ना शलभ मणि, नो, जिसको संवैधानिक तौर पर हम दरिद्र मानेंगे, वो स्वाभाविक तौर पर टैक्स के एग्जेम्पशन का हकदार है। जिसको संवैधानिक तौर पर हम दरिद्र मानेंगे, दुर्बल मानेंगे, निर्धन मानेंगे, भारत का संसद जिसको मानेगी, संविधान में संशोधन होगा और वो टैक्स भी भरेगा। नहीं, मैं कहता रहा हूं आपसे, तब नहीं, तो मैं कहता रहा हूं इनकम टैक्स और आरक्षण दोनों, नहीं, इनकम टैक्स और आरक्षण दोनों अलग अलग विषय हैं। और फिर मैंने कहा कि 2.5 लाख रुपए जिसकी सालाना इनकम है, वो जो टैक्स स्लैब में आता है, वो 25 लाख और 50 लाख वाले में नहीं आता। तो आप इसको दोनों चीजों को एक साथ नहीं जोड़ सकते। ये व्हाट्सएप के लिए और उसके लिए एक बड़ा लोकप्रिय विषय हो सकता है अमिताभ जी, लेकिन आप इसमें नहीं, लेकिन आप नहीं, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये आरक्षण का विषय है। एक मिनट कहता रहा हूं, ये आरक्षण का विषय है। आप इनकम टैक्स, अब आप इनकम टैक्स आरक्षण का विषय जी, हमको पता है आरक्षण का विषय है मित्र, और आधा विधेयक भी मुझे कंठ। तो आप इनकम टैक्स से क्यों जोड़ रहे हैं इसको? अगर आपको पता है तो आप इनकम टैक्स से क्यों जोड़ रहे हैं इसको? अगर आपको पता है तो इनकम टैक्स अलग विषय है, आरक्षण एक अलग विषय है। अब आप कहेंगे कि नहीं इनकम टैक्स जिसका, एक मिनट जी नहीं, एक मिनट रुको। जो बीपीएल कार्ड होल्डर होता है वो टैक्स पेयर नहीं होता, पता है ना आपको? वो राशन की दुकान के लिए कार्ड बनता है, वो अलग विषय है। बिल्कुल पता है, लेकिन वो दरिद्र है इसीलिए कार्ड बनता है ना, इसीलिए कार्ड बनता है ना। शलभ मणि, मेरी बात को खारिज कर, वो भी तो है दायरे में वो भी है। जो बीपीएल कार्ड धारी है वह भी दायरे में है। लेकिन अब आप ये कि नहीं, आप इनकम टैक्स को लेकर आरक्षण से जोड़ देंगे तो मैं मान सकता हूं कि व्हाट्सएप पे इस तरह की चर्चा चल रही है, लेकिन जो बीपीएल कार्डधारी है वह भी दायरे में है, और जो 8 लाख रुपए सालाना पा रहा है वह भी दायरे में है। पहली बात। दूसरी बात, आपने जो कहा कि कोई गरीब होता जाएगा, अमीर होता जाएगा, तो अमिताभ जी आप भी समाज में रहते हैं, हम भी समाज में रहते हैं, और गरीब को गरीबी से पहचानना बहुत आसान है। ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है या किसी और के लिए मुश्किल हो सकता है, पर जो गरीब है उसको पूरा देश जानता है, पूरा समाज जानता है कि यह फला व्यक्ति गरीब है, तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुझे तो लगता है कि एक ऐसा फैसला है जो जाति धर्म से उठकर है, कोई भी किसी वर्ग का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीबी अपने आप में मुझे लगता है कि एक जाति हो चुकी है, और ऐसे लोगों के कल्याण के लिए काम हुआ है, इसका स्वागत होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, अब आपकी बात आ गई। मेरे दोनों सवाल वहीं की वहीं खड़े रह गए, बड़ा खेद है। मैंने दूसरे सवाल में पूछा था, आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएट करती है, जाति फ्लक्चुएट नहीं करती। 1000 साल तक वही जाति रहेगी। जो धानुक है उसका परबाबा भी धानुक था, पोता भी धानुक है, इसलिए वहां संकट नहीं। जो धीमर है वो धीमर है। अंबेडकर साहब के समय भी धीमर था और आज भी धीमर है, वहां समस्या नहीं है। आर्थिक माली हालत अच्छी होगी, आरक्षण के दायरे से बाहर होगा, करती है, इसमें कौन सी नई बात है? हर साल फ्लक्चुएट करती है। ये बड़ा तो बाहर होगा, जो जिसके पास पैसे होंगे वो बाहर होगा, उसको आरक्षण, सामान्य वर्ग में उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। विधेयक पूरा पढ़ा, ठीक, अच्छी बात है। मुझे लगता है शलभ मणि जी ने शायद पूरा विधेयक नहीं पढ़ा। ये सवाल इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि विधेयक में इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर मौन है। विधेयक संसद को बताना चाहिए ना कि इंक्लूजन कैसे होगा और डिलीट कैसे होगा। आदमी सब बताया जाएगा, बताना होगा। आप इंतजार तो करिए, सब बताया जाएगा। जो गरीब है उसका लाभ मिलेगा, सामान्य वर्ग का जो गरीब व्यक्ति है उसको लाभ मिलेगा। ये तो सबको पता है। जो मैं पूछ रहा हूं वो बता नहीं रहे हो, जो सबको पता वो बता रहे हो।
मैं कह रहा हूं देश की संसद को यह भी ठीक पता है, होना आने दीजिए चाहिए ना विधेयक उनको। पास हो के आपके पास भी डिटेल आएगी उसकी, सब अरे पता चल विधेयक जाएगा, तो आप आ निश्चिंत गया। रहिए। अब आप भाई गजब प्रवक्ता हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। संत सुरेंद्र राजपूत जी, मैं विधेयक कह तो रहा आ हूं। गया, छप गया, बट गया, ठीक है ना। वो कह रहे विधेयक आने दीजिए, मैं पूछ क्या रहा हूं। हाँ बिल्कुल, उसकी मैं डिटेल्स पूछ आपके रहा पास हूं, भी आ गई, मैं आदमी कहता रहा हूं। शामिल होगा तो डिलीट कैसे होगा, ये समस्या है ना, एक प्रश्न। और दूसरा प्रश्न मेरा ये, अभी तक हमने भारत में किसी को इतना गरीब नहीं माना गैर आरक्षित वर्ग में आज तक 73 साल में कि उसको आरक्षण का सहारा दे। पहली बार हम इस श्रेणी का निर्धारण कर रहे हैं। क्या यह हास्यास्पद नहीं होगा कि जिसको इतिहास में पहली बार हम एक नई श्रेणी सृजित कर रहे हैं जो जाति से परे है, सिर्फ आर्थिक आधार पर है कि यह वास्तव में बहुत दुर्बल है, लेकिन उसकी मासिक सालाना आमदनी 8 लाख रुपया है, तो वो टैक्स भी पे करेगा। सुरेंद्र राजपूत, देखिए, दो बातें अमिताभ जी बड़ी क्लियर हैं और मैं आपको साधुवाद देता हूं कि दोनों प्रश्न आपने, शलभ भाई ने तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह दिया। सच्चाई यह है कि सच को नकारना भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है। यह अपने आप में सच है कि क्रीमी लेयर की जो आपने अपर परिभाषा बताई 8 लाख रुपए की, वो किसी भी सूरत में इस देश में स्वीकार नहीं की जा सकती। 60,000 रुपए पर मंथ सैलरी पाने वाला आदमी गरीब नहीं हो सकता, लगभग 2,000 रुपए रोज की बात है, नंबर एक। तो अगर वो गरीब नहीं है, एक तरफ ये और दूसरी तरफ अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट है। सच तो यह है कि ये इस पर बिल्कुल बहस होनी चाहिए, क्रीमी लेयर पर बहस होनी चाहिए, नंबर एक। वो बात अपनी जगह पर। हम आपको बहुत क्लियर कर दें एक बात कि हम आरक्षण के हक में हैं, ये कल से लागू कर दें, हम पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। नरसिम्हा राव से लेकर के अब तक कई बार प्रयास हुए, जिन जिन लोगों ने प्रयास किए उनको भी साधुवाद। और आज ये लोग चाहे वोटों के लिए कर रहे हो, चाहे किसी चीज के लिए कर रहे हो, लेकिन ये लागू करें। हम इस चीज के हक में हैं, गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए बिना किसी नानुकुर के। यहां पर बातें और जो आरक्षण को लेकर के हो रही हैं, जिस तरीके से अब अपर कैप अगर 50% हटाई गई है, 60% हो रही है, तो निश्चित तौर पर वो कुछ आगे या कुछ पीछे भी जा सकती है। इसका भी फैसला सरकार को देखना होगा। आज की डेट में यहां पर चुनावी लाभ लेने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें इन सारे जोखिमों को भी बात एड्रेस करना होगा। मुल्क को बताना होगा कि 54% आबादी को 27% आरक्षण क्यों। इस बात से भी हम बिल्कुल सहमत हैं। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है अमिताभ जी 30 सेकंड दीजिए, क्योंकि मेरा 30 सेकंड और दे दीजिए। मैं आपसे एक बात बड़ी स्पष्ट कह रहा हूं कि 24.5 लाख पद पिछले 4.5 साल से खाली पड़े हैं केंद्रीय नेतृत्व के अधीन सरकारी। उनमें से कितने लोगों को आप चाहे आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर के भरिए, चाहे किसी आधार पर आरक्षण देकर के भरिए, संविधान प्रदत्त भरिए, लेकिन उनको भरिए तो नौकरी तो दीजिए मेरे बच्चों को। वो अराजक हो रहे हैं। आप जिनका नेतृत्व करते हैं, चाहे वो बीएड वाले हो, चाहे टीटी वाले हो, चाहे दरोगा वाले हो, चाहे वो अनुदेशक हो, वे सारे के सारे लोग अराजक हो रहे हैं अमिताभ जी। इनको तो नौकरी मिलनी चाहिए ना पूरे देश में, किसी तरीके से दे दीजिए, लेकिन भगवान के लिए दे दीजिए। ठीक है सुरेंद्र भाई, मुझे बाकी सारी चीजें छोड़िए इस चीज को। जी ठीक, हम समर्थन कर रहे हैं आपका, लेकिन नौकरी दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सुरेंद्र भाई, एक बात मैं जरूर कहूंगा अपने मित्र शलभ मणि से। कल जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने यह फैसला किया तो भाजपा के बड़े बड़े शीर्षस्थ नेताओं ने कहा कि सवर्ण आरक्षण, मैंने ट्वीट किया कि मेरी जानकारी कहती है ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए आरक्षण होगा। इससे पहले देश में किसी ने बताया नहीं था यह ज्ञान, भाजपा के नेताओं ने भी नहीं बताया था, वो भी नहीं समझ पाए थे। इसलिए यह कहना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उतना ज्ञान अभी भाजपा के नेताओं को आने में बहुत वक्त लगेगा। बहुत लोग समझ भी गए थे अमिताभ जी, हो सकता है जिनसे आपकी बात हुई हो वो ना समझ पाए, हम लोग तो समझ गए थे। किसी ने नहीं बोला। कलापी के चैनल पे हम लोगों ने बताया भी था इसको, मैंने सबको देखा। नहीं हो सकता आपसे जो मिले ना बोले हो, हम लोगों ने तो आपके चैनल पे बोला था।
हम लोग तो आपके अरे चैनल पर भाई भी बोला मैंने था। आपके केंद्रीय मंत्री, एक मिनट शलभ बाबू, मैंने आपके केंद्रीय मंत्रियों की बातें सुनी। सवर्ण आरक्षण, सवर्ण आरक्षण, हो सकता सवर्ण है आरक्षण तो नहीं हो सकता। हो सकता है आपकी किसी से बात हुई हो, हम लोगों ने अरे कल भी मुझसे बोला नहीं, था। आप इनके चैनल पे कल भी बोला था। बाइट चाहे तो चली कल की आपके रिकॉर्डिंग दे सकते मंत्रियों हैं। की। हाँ ठीक है, ठीक, हो सकता चलिए है। ठीक। हो सकता है कोई आपसे किसी अनुराग की बात भदौरिया, हुई हो, पर कल ये क्लियर था कल भी। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, अच्छी बात है, क्लियर था, बहुत अच्छी बात। अनुराग भदौरिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बिल्कुल साफ कही, जाति आधारित आरक्षण यानी एससी एसटी और ओबीसी का कैप 50% ही रहेगा। तब ये नया विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है कि कैप हट गया, अब इनको 54% कर दो, उनको 74% कर दो। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल साफ है कि जाति आधारित रिजर्वेशन इस देश में 50% से आगे नहीं होगा। अनुराग जी। अमिताभ जी, वो ये तो वही बात हो जी। गई। अब मैं इसको कैसे किस शब्दों में बोलूं? देखिए, जैसे अभी हमारे मित्र कांग्रेस के कह रहे थे कि 24 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है, वो तो आप भर नहीं पाए एक साल से। 4 साल से। सीएमआई की रिपोर्ट है, सीएमआई की रिपोर्ट है कि 1 करोड़ 8 लाख नौकरियां प्रत्येक साल युवक युवतियों की जा रही है, जिसमें महिलाएं 80% हैं और जिसमें 60% महिलाएं ग्रामीण इलाकों से आती हैं। उनकी नौकरियां चली गई हैं 1 करोड़ 8-10 लाख के हिसाब से, प्रत्येक साल के हिसाब से। आप उनको नौकरियां नहीं दे पाए। अब चूंकि इलेक्शन का वक्त आ गया है, 2 महीने आपके इलेक्शन के बचे हैं, आपको लगा हम 3 राज्यों में हार गए, उत्तर प्रदेश में भी लगातार हारते चले जा रहे हैं, तो चलो एक नया जुमला गढ़ते हैं, कुछ तो लॉलीपॉप देते हैं। अरे आपकी नौकरी देने की नियत होती है तो अब तक आपने 5 साल तक चुप ना बैठे होते। अब तक ये आरक्षण बिल पहले लेके आ गए होते, जब सरकार बनी थी उसी समय लेके आ गए होते। तब तक आप इंतजार करते रहे, जबकि आपको लगा कि आपकी जमीन खसक गई है, तो चलो फिर बहलाने का एक और जुमला लेके आते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि 1.5-2 साल लगेगा इसको लागू करने में, तब तक तो इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं इनसे एक सीधा क्वेश्चन पूछता हूं, सीधी सी बात सरकार को कि आपको अनुराग भदौरिया, सरकार को 5 वर्ष तक निर्णय लेने का अधिकार है। मेरी बात पूरी, इनके गडकरी सरकार को 5 वर्ष तक निर्णय लेने का अधिकार है भाई। है नहीं, इनके मंत्री है गडकरी जी, कहते हैं सरकारी नौकरियां नहीं, मैं नौकरियां कहां से दूं? इनके बोलते हैं, इनके फडणवीस जो मंत्री, जो चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, वो बोलते हैं नौकरियां नहीं सरकारी, तो नौकरियां कहां से दूं? ये तो वही बात होगी ना कि चलो सब लोग तो वहां पे खीर खाने चलते हैं, चावल आ गए हैं, सारे लोगों को बांटी जा रही, तुमको 2 थाली खीर मिलेगी, तुमको 2 कटोरी मिलेगी। लेकिन जब उनके घर पहुंचे मेहमान के घर, तो वहां खीर थी नहीं। अनुराग, जब खीर एक मिनट, लोगों के बीच में, एक मिनट, ठीक अनुराग, एक मिनट, ब्रेक पर जाना है। लेकिन एक सवाल अनुराग भदौरिया ने जो उठाया, उस पर मुझे एक टिप्पणी जरूर याद आए, समझ आती है। अगर आप लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरियां अब हैं ही नहीं, तो क्या, अगर इसकी बात को सच मान लें, तो क्या जो अभी आरक्षित वर्ग है वो इसलिए आरक्षण छोड़ने की पहल करेगा? तो क्या संख्या के हिसाब से दे दो ना, फिर आप क्या करोगे? 50% का कैप हटा दोगे तो फिर ओबीसी कहेगी 54% में रिजर्वेशन दे दो, फिर 54 उनको दोगे, उसके बाद आप नहीं अब दलित हो गया 25%, फिर 25% उनको दे दो। इसके मतलब कि 100% रिजर्वेशन चला जाएगा। आपने कौन सा रास्ता अपना है? मैं बिल का समर्थन कर रहा हूं, विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं बिल का समर्थन करता हूं, तैयार है, ये भी पूछना नौकरी नहीं है। चलिए ब्रेक ले लें, चलेगा, ब्रेक के बाद इस तर्क को भी समझेंगे। ब्रेक से पहले अमिताभ जी बात चल रही थी कि आरक्षण तो ठीक है, लेकिन अवसर नहीं दिए जा रहे हैं, यानी कि रोजगार नहीं है, जिस तरीके से अनुराग जी कह रहे थे, क्या माने हम? देखिए, तर्क आरक्षण की मूल अवधारणा पर फिट नहीं बैठता। अवधेश वर्मा, जहां तक मैं समझता हूं अपनी छोटी बुद्धि से, आरक्षण उपलब्ध अवसरों में प्राथमिकता सुनिश्चित करता है, अवसरों की संख्या सुनिश्चित नहीं करता। आरक्षण उपलब्ध अवसरों में प्राथमिकता सुनिश्चित करता है, वेटेज, ठीक है ना? बिल्कुल। नंबर तय नहीं करता। अगर लग रहा है कि नौकरी कम है, तो जो आरक्षित वर्ग है वो आरक्षण छोड़ने को तैयार है क्या? वर्मा जी, देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले मैं एक बहुत सवाल जो आपने, इस पर मैं आऊंगा, बस बहुत जल्दी 1 मिनट में पूरा करूंगा। आपने बहुत सही सवाल किया था, उसने पहले इसका जवाब दे दो। आपने यह संविधान की धारा 14, 15, 4 में
हाँ बिल्कुल दे रहा हूं। अमिताभ जी, जो आपने कहा निर्मल आयबर की, बहुत सही सवाल किया, जो 2.5 लाख से 8 लाख की। पहले आप समझ लीजिए अमिताभ जी, ये सेक्शन 14 का प्रोविजन में प्रोविजन हो रहा है और इसमें लिखा है, प्रस्तावना में इसमें लिखा है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, अगर आर्थिक रूप से कमजोर 8 लाख, जो 8 लाख की बात इसमें इन्होंने नहीं किया, जो आपने एकदम बिल्कुल सही बात उठाई, अगर आर्थिक रूप से कमजोर को परिभाषित आपने कर दिया यहां संविधान में, तो आप कैसे आप जाके वहां पे इनकम टैक्स में उसको 2.5 लाख की श्रेणी में रख देंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है और यह इससे कोई भाग नहीं सकता। संविधान में अगर कोई परिभाषित हो गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वाला 8 लाख वाला है, तो उसको इनकम टैक्स, सेल टैक्स, किसी भी एक्ट में जाकर उसको आप 2.5 लाख नहीं कर पाओगे। ये संविधान की धारा 14 के तहत ये प्रोविजन 15(4) और 16(4) में अगर आपने इसको व्याख्यात कर दिया तो उससे कोई भाग नहीं सकता। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। अब दूसरी चीज पे मैं आना चाहूंगा अमिताभ जी, इससे कोई नहीं भाग सकता। ये इसमें आर्थिक रूप से कमजोरी, हमारे पास भी बिल की कॉपी है, इसमें परिभाषित कर रहे हैं आर्थिक रूप से कमजोर, मैंने पढ़ा पूरा, प्रतिस्पर्धा में कमजोर होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, बिल्कुल, तो इससे कोई नहीं भाग सकता। और इस पर केवल हल्की बयानबाजी से हम लोग नहीं बच सकते। इस सवाल पर डिबेट होगा और इसका निर्धारण होना चाहिए और इस पर बात होना चाहिए, क्योंकि यही आगे चलकर यही संविधान संशोधन जो परिभाषित होगा, यही इनकम टैक्स में जाएगा, यही व्यापार कर में जाएगा, सेल टैक्स में जाएगा, सब जगह जाएगा। अब दूसरी चीज पर जो आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर जो आरक्षण है हमारा संरक्षण है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम बिल्कुल इसको छोड़ने वाले नहीं है। और एक बात मैं आपको अमिताभ जी बताना चाहूंगा, बड़ा अच्छा हुआ हम लोग ये सुनते सुनते थक गए कि आरक्षण से देश पीछे जा रहा है। अब आज से कम देश आगे जाने लगेगा। अब आज से देश आगे जाएगा, हम लोग भी देखेंगे कितना आगे जा रहा है। ठीक है। प्रखर, नौकरियां आज कम है, कल ज्यादा हो सकती हैं, परसों और ज्यादा हो सकती हैं और कम हो सकती हैं। आरक्षण का नौकरी की संख्या से क्या वास्ता भाई? जितनी नौकरी है उसमें प्राथमिकता के लिए आरक्षण दिया जाता है, चाहे एससी को दिया जाए, चाहे एसटी को दिया जाए, चाहे ओबीसी को दिया जाए, चाहे जनरल कैटेगरी के गरीब को दिया जाए। जी देखिए अमिताभ जी, मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी आप पॉलिसी बनाएं उसको प्रॉपर बनाएं। ये सरकार क्या कर रही है, कोई भी पॉलिसी प्रॉपर नहीं बनाती है। ये SC/ST एक्ट पर इन्होंने संशोधन कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, उसमें 3 चुनाव हार गए। अब ये नई चीज ले आए हैं कि आरक्षण 10% आर्थिक आधार पर हो चाहिए। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आरक्षण वैसे भी जो भी पिछड़ा दलित है, शोषित है, उसको मिले, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का हो। मगर इस पॉलिसी को इन्होंने जैसे नोटबंदी कर दी, इनको खुद ही नहीं पता था कि क्या कर रहे हैं। वैसे पूरी तरीके से नोटबंदी का विषय आज नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं लगता कि ये ठीक नहीं, मैं विषय नहीं ला रहा हूं। मैं कह रहा हूं जैसे वो पॉलिसी इनकी अधूरी थी, इनको पता नहीं था कि आगे क्या होगा, वैसे इसको भी ले आए हैं खाली बेवकूफ बनाने के लिए चुनाव में। ठीक है जी, ठीक है। मेरे ख्याल से प्रखर, अभी आपको ये प्रक्रिया नहीं पता हो है शायद पूरे ढंग से कि संविधान में संशोधन कैसे होता है और कानून कैसे बनता है, ठीक है ना? पार्लियामेंट के टेबल पर जो चीज जाती है कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। नहीं, अमिताभ, एक तो भाषा दुरुस्त रखिए और थोड़ा और पढ़िए। नहीं, आप समझ जैसे मैं 8 लाख के क्राइटेरिया की बात कर रहा हूं। थैंक यू। 8 लाख का क्राइटेरिया अगर आप बना रहे हैं, रुकना होगा अभी, ठीक है, रुकना होगा प्रखर, रुकना होगा। प्रक्रिया मत बंद करिए अभी, ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी पार्टी ने जब इस बहस में प्रवेश लिया तो कहा हां अच्छा है, सपोर्ट करेंगे। हम तो पहले से कहते थे, नरसिंह राव जी भी लाए थे, लेकिन वो नोटिफिकेशन लाए थे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, वो जाना ही था, कोई शो नहीं था। लेकिन अंत में उन्होंने एक बहुत पॉइंटेड बात कही आपकी पार्टी ने कि जेपीसी को भेजो। इससे तो मामला लटक जाएगा। अगर समर्थन कर रहे हैं साहब जी तो बाएं फैला के समर्थन करिए गरीब का, नहीं। हम पूरी तरीके से बगैर किसी ना नुकुर के समर्थन कर रहे हैं, बगैर किसी इब्बट के समर्थन कर रहे हैं अमिताभ जी। लेकिन कुछ बातें जो महत्वपूर्ण आप जैसे विद्वान उठा रहे हैं, अवधेश वर्मा जी उठा रहे हैं, जिसको हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बता रहे हैं, चाहे वो फ्लक्चुएशन ऑफ इनकम टैक्स हो 2 लाख, 8 लाख, 10 लाख का, और चाहे वो 8 लाख रुपए की अपर कैप हो, अगर इस पर गंभीर चर्चा हो तो मेरे ख्याल से उचित है। नंबर 1,
नंबर 2, जो आपने बात कही थी कि नौकरियां जितनी होंगी, बिल्कुल सही है। हमने ये सब कुछ नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि पिछले 4.5 साल में जो 24.5 लाख नौकरियां ऑलरेडी खाली पड़ी हैं, उनको तो कम से कम भगवान के वास्ते वो पद भरे जाने चाहिए। यू आर राइट। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में अन्य लाखों नौकरियां पड़ी हैं, उनको तो कम से कम भर दीजिए सर। नौकरियां भरी जानी चाहिए। कि हम समर्थन में, मैं हम पूरी तरीके से समर्थन। ठीक बगैर भाई समय उतरी है। ठीक है, अच्छी बात। ठीक है, हाँ, इब्बट में मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है। अनुराग भदौरिया, वही सवाल आपसे, आपकी पार्टी ने भी आधा दाएं आधा बाएं कर दिया। रामगोपाल जी ने बोले समर्थन में है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 54% ओबीसी को दो। अरे भाई, जब वो चाचा जी समझ नहीं पाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फिर रिट्रीट कर दूं। एक सेकंड सुनो भाई, जाति आधारित रिजर्वेशन किसी भी सूरत में 50% क्रॉस नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। और SC ST OBC आरक्षण जाति आधारित है। फिर ये 54% की मांग कहां से आ गई? इसीलिए अमिताभ जी, मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर रिपीट कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी का क्लियर स्टैंड है, जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको रिजर्वेशन दे। ये हमेशा झंझट आपके गले में पड़ा रहेगा। आज तो चलो चुनावी वादे करके आप निकल लोगे, कल देखिए फिर तरह तरह की बातें आने लगेंगी और ये सोच रहे हैं कि हम इसको लागू करके चुनाव जीत जाएंगे। तो आपको याद होगा 89 में मंडल कमीशन हुआ था और जनता दल की 145 सीटें थी, और जब 92 में इलेक्शन हुआ तो 45 सीट पे रह गए थे मात्र। तो इसलिए आप ये गलत फहमी में लोग पड़े, इनको लग रहा है कि शायद हम रिजर्वेशन से दोबारा से सरकार बना लेंगे। ये जुमलेबाजी से सरकारें नहीं बनती हैं, सरकार बनती है डेवलपमेंट से, सरकार बनती है जनता के काम को, जनता को सम्मान दिलाना। वो आप दिलाना नहीं चाहते। आप की बातें करके जुमले 2 महीने में आप इतना, भाई जो आदि 5 साल तक सोते रहे, अचानक आपको याद आ गया, इसलिए हम कहते हैं रुकना होगा। मुझे शलभ मणि के पास जाना है और समय भी उतना ही है। मित्र रुकना होगा। एक बात अनुराग जी को याद दिलाऊं, पास जा रहे हैं वो वैसे ही परेशान है। अरे नहीं में आ रहे हैं, उनको वैसे ही नहीं, एक मिनट रुको भाई। अनुराग, नौकरी छोड़ के आए, आप कहां नौकरी करने जाना है उनको? अरे भाई, अनुराग की आवाज अभी बंद करिए। अनुराग भदौरिया ने आज एक बात कही कि चुनाव विकास से जीता जाता है, जुमले से नहीं। अभी कुछ समय पहले अनुराग जी के अध्यक्ष जी ने कहा कि हम समझते थे चुनाव विकास से जीता जाता है, लेकिन विकास से नहीं जीता जाता। अब बताइए किसकी बात सच मानूं? ये बड़ा धर्म संकट हो गया कि ना? अनुराग जी की बात मानूं या अखिलेश जी की? खैर, शलभ मणि, कुछ आरोप हैं आपकी पार्टी पर, आपकी सरकार पर। जी ठीक है अनुराग, ठीक है यार, मैंने एक लाइटर मूड में एक टिप्पणी की, उसको आनंद लीजिए, कहां बहस में उलझ रहे हैं। एक 2-3 आरोप आपकी पार्टी पर आज पार्लियामेंट में लगे, समर्थन लगभग सभी दलों ने किया, कोई खिलाफ जा भी नहीं सकता, जाना भी नहीं चाहिए। SC ST पर देश एक मत हुआ, OBC पर एक मत हुआ, तो सामान्य पर भी होना चाहिए और हो भी रहा है। लेकिन एक तो ये कहा जा रहा कि इतनी जल्दबाजी, इससे पहले एक सर्वदलीय बैठक हो जाती और पार्लियामेंट में भी उतना समय रहता कि विस्तार से चर्चा हो जाए, परिचर्चा हो जाए, डिफरेंट व्यूज जो हैं वो आ जाए, अलग अलग क्षेत्रों के का जो प्रतिनिधित्व लोग करते हैं उनका भी इंटरेक्शन हो जाए। ये 2 आरोप मूल रूप से सभी वक्ताओं ने लगाए जो गैर NDA वक्ता थे। अमिताभ जी, लेकिन सारे वक्ताओं ने यह माना भी कि एक ऐसा विषय था जिस पर समर्थन करना चाहिए और उसका समर्थन किया। इसका मतलब स्पष्ट है कि हम जो बिल लेकर आए हैं, हम जो कानून लेकर आ रहे हैं, वो एक ऐसा कानून है कि देश में एक बहुत बड़ी आबादी जो केवल गरीब है, किसी भी वर्ग की है, उसको इंसाफ मिलने की बात है और इसलिए सब उसमें सहयोग कर रहे हैं। दूसरी बात कि रामगोपाल यादव जी कहते जरूर हैं, अनुराग भदौरिया जी भी कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए इन्होंने कैसा आरक्षण दिया है कि लोकसभा में भी पहुंचे हैं तो 5 एक ही परिवार के पहुंचे हैं। अखिलेश जी की पत्नी डिंपल जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, और जब राज्यसभा भेजने की बात भी आती है तब भी रामगोपाल यादव जी जाते हैं। तो ऐसा आरक्षण जो कि सिर्फ एक परिवार को लाभ पहुंचा रहा है, इनको यह भी बताना चाहिए। ये गरीबों की बात करते हैं, मुफ्लिसों की बात करते हैं, लेकिन लोकसभा भेजने की जब बात आती है तो केवल एक ही परिवार के 5 लोग जाते हैं। रामगोपाल यादव जी को राज्यसभा भेजते हैं, अक्षय यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, मुलायम सिंह यादव, तेज प्रताप यादव, एक ही परिवार के लोग लाभ ले रहे हैं। तो कम से कम
जो ओबीसी समाज के लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं, पिछले समाज के लोग हैं, उनको यह भी देखना चाहिए कि गरीबों और पिछड़ों मजलूमों की बात करके आते जरूर है, लेकिन जब सत्ता की मलाई खानी होती है तो मुलायम सिंह यादव जी का परिवार जाता है, अखिलेश जी का परिवार। भाजपा और सपा का संघर्ष जारी रहेगा, उत्तर प्रदेश में दोनों का संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन जनता क्या करी जरा सुन ले। दीपिका बताइए। बिल्कुल, आज का हमारा सवाल था कि गरीबों को आरक्षण क्या मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक दिलाएगा 2019 में सत्ता। इस पर लोगों ने हमको भरपूर वोट दिए हैं। परिणाम आपके सामने। 38% कह रहे हैं हाँ, 60 कह रहे हैं नहीं, तो अपनी राय नहीं बना पाए। अमिताभ जी। भाई देखिए, जो दल ये कह रहे हैं कि ये चुनाव को ध्यान में रखकर लाया गया है, उन दलों को ये आंकड़ा ध्यान से देखना चाहिए और भाजपा को भी देखना चाहिए, अगर वो वास्तव में इसीलिए लाई हो बिल तो। सपा को भी ध्यान से देखना चाहिए, कांग्रेस को भी, बसपा को भी, और शलभ मनई जी को भी। अगर इसीलिए लाए हो तो भी संकट है। 38% कह रहे हाँ नैया पार कर देगा ये बिल, बाकी कह रहे ना इससे चुनाव से क्या लेने देना। और सुरेंद्र जी को और अनुराग भदौरिया को अब चैन से सोना चाहिए। आज मैं कहूंगा बसपा को, सपा को, कांग्रेस को आज निश्चिंत होकर सोना चाहिए। रबड़ी और जलेबी खाइए रात्रि में भोजन के बाद और चैन से सो जाइए। जनता कह रही है 19 के चुनावी महासमर में यह जिताने का कारण नहीं होगा। जीत हार होगी तो तमाम कारणों में यह भी होगा, यह मूल कारण नहीं होगा। निश्चिंत हो जाइए। अब काहे की लड़ाई, काहे के झांझाओ, इससे अच्छा क्या। एक मैं 2-3 बात कह के बात समाप्त करूंगा। बड़ी गंभीर बातें हैं, सिद्धांत रूप में यह बात होनी चाहिए थी और इसके लिए 39 साल से 39 ईयर्स से भारत कोशिश करता रहा। राज्यों ने कोशिश की, केंद्र ने कोशिश की, कई सरकारों के दरमियान, कि जो सामान्य वर्ग है उसको भी कुछ सरकार का हाथ उसके पास भी पहुंचे, लेकिन वो प्रक्रिया थोड़ी गड़बड़ ले लेते थे। सिंगल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से करना चाहते थे, वो संभव नहीं। संविधान संशोधन ही उसका रास्ता था। इसलिए इस पर मुझे लगता है देश में एक राय है। इस पर दलितों को भी आपत्ति नहीं हो सकती, पिछड़ों को भी नहीं होनी चाहिए, किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन हां, इतनी बात मैं फिर दोहराऊंगा, मेरी बात को लिख ले भाजपा। 2 मुद्दे इसमें क्रूशियल रहेंगे अगर यह एक्ट बन गया। एक, आय पारे की तरह बंद ऊपर नीचे जाती है जैसे थर्मामीटर जाता है। आरक्षण की लिस्ट में शामिल होना और बाहर निकलना बहुत तेजी से फ्रीक्वेंटली करना होगा। ये SC ST जैसा मामला नहीं, OBC जैसा मामला नहीं कि एक बार जातियां तय कर दी, सहस्त्रों साल की छुट्टी। ये एक विषय देखना होगा। और दूसरी बात मैं इससे सहमत हूं, आरक्षण नौकरी की संख्या से वास्ता नहीं रखता, यह भी ठीक है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में, जिसको हम लोग पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, उस सेक्टर में जिन वर्गों को हमने आरक्षण का वादा किया है, आरक्षण की व्यवस्था जिनके लिए की है, उनको कुछ मिलता भी रहे। सालों साल नौकरियां बाधित नहीं हो। जो स्थिति जिस प्रदेश में हम चर्चा कर रहे हैं, उस प्रदेश में आप देख लीजिए पिछले 10, 12, 15 साल से कोई भर्ती परिणाम तक पहुंची नहीं। सब में लट्ठम लट्ठा हो रहा है, क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या सवर्ण, सभी रो रहे हैं। शिक्षा मित्र वाले, शिक्षा प्रेरक वाले, BTC वाले, BEd वाले, TET वाले, दरोगा भर्ती 2016 वाले, ये तस्वीर भी बदलनी चाहिए। आरक्षण का लाभ तो पहुंचे। पानी का कनेक्शन दे देना और नल में पानी देने में अंतर है। पानी का कनेक्शन दिया, अच्छी बात, नल में पानी भी आए ताकि आदमी की बाल्टी भरे। धन्यवाद। आप सभी का बहुत शुक्रिया महाबहस में शामिल होने के लिए। इसी के साथ महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।